Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के ऊपर। उसमें भी हम पढ़ेंगे पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। और पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आज हम करने वाले हैं इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने ऐसे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। फॉर सेविंग आवर टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस बिफोर। सो क्वेश्चन देखिए किस तरह का आएगा आपके पास, है ना। पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो ये सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कैसा मेंबर है, प्री टेंशन है कि पोस्ट टेंशन मेंबर है। क्योंकि आपको पता है अगर होता प्री टेंशन मेंबर तब कितने लॉसेस आते, 4 लॉसेस। लेकिन अभी कैसा है पोस्ट टेंशन, तो टोटल नंबर ऑफ लॉसेस किस में ज्यादा होंगे, पोस्ट टेंशन में। उसके बाद अगर टोटल ओवरऑल परसेंटेज लॉसेस की बात की तो किस में ज्यादा हो जाएंगे, प्री स्ट्रेस में और प्री टेंशन में। और अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ लॉसेस की ज्यादा बात की, परसेंटेज लॉस कम हुए तो पोस्ट टेंशन में, लेकिन नंबर ऑफ लॉसेस ज्यादा किसमें, पोस्ट टेंशन में। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। कंक्रीट बीम ऑफ स्पैन 30 मीटर स्पैन। ठीक है, तो चलिए इसको साथ साथ में लिखते जाते हैं नेक्स्ट पेज पर हम जो भी डेटा हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे विद द गिवन डेटा। थोड़ा सा पॉइंटर फाइंड कर लें। तो गिवन डेटा में हमें दिया हुआ है कि स्पैन है यानी कि एल जिसे जनरली हम लेते हैं हमारा, उसकी लेंथ है 30 मीटर। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर क्या बोला, इज सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसफर प्री स्ट्रेस फोर्स ऑफ 2500 किलो न्यूटन एट 28 डेज स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां पर कितनी दी हुई है, 28 डेज स्ट्रेंथ पर। यानी कि अगर आप जो हमारा श्रिंकेज जो कंक्रीट हो रहा था उसके कारण होने वाला जो लॉस था उसकी स्टडी करते, तो आपको यहाँ पर नीचे log बेस t+2 करके जो टाइम आता है हमारा इन डेज, वहाँ पर 28 रखना पड़ता आपको। ठीक है, उसके शॉर्टनिंग के केस में, श्रिंकेज के केस में हमारे पास। ठीक है, वो वाला लॉस। तो हमारे को क्या दे दिया कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू है 2500 किलो न्यूटन। तो लॉजी लिख देते हैं, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स वैल्यू ऑफ pre-stressing force P is equal to 2500 किलो न्यूटन। चलिए नेक्स्ट हमें दे रखा है द प्रोफाइल ऑफ केबल इज पैराबोलिक विद मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ 200 mm एट मिड स्पैन। ठीक है, हमें प्रोफाइल कैसे दे रखी है, केबल प्रोफाइल बोलो टेंडन प्रोफाइल बोलो एक ही बात है। कैसी दी हुई है, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक। तो बेसिकली इसके लिए अगर इक्वेशन लिखनी है तो क्या बन जाती थी, 4e/l² y इक्वल्स टू 4e/l² x मल्टीप्लाई बाय l माइनस x। ठीक है, कि अगर हमारे पास इस तरह की हमारे पास कोई बीम होती जिसके बारे में दे रखा है डिटेल, डायग्राम बनाऊं तो क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड केस मानकर चलते हैं हम। ठीक है, एनालिसिस में 30 मीटर इसका क्या है हमारे पास, स्पैन है। और उसके बाद केबल प्रोफाइल कैसे दे रखी है आपको, पैराबोलिक दे रखी है विद दी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एट मिड स्पैन इज इक्वल टू, यानी कि डिप की बात करें कितना दे रखा है आपको, 200 mm। एक बार वेरीफाई कर लूं मैं, 200 mm हमें डिटेल दे रखी है। सो ई इज इक्वल टू 200 mm। यहां पर एग्जाम के अंदर इसी तरह से लिखना है, स्पैन फिर ब्रैकेट में प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फिर ब्रैकेट में वैल्यू लिख दो, यानी कि उसका एब्रीविएशन जो भी यूज कर रहे हो। तो इससे आपको सेपरेट वेयर एल इज इक्वल टू स्पैन ऑफ द बीम इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज आ चुकी, आगे पढ़े देखिए। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर गिवन डिटेल दे दी, अब पूछा है डिटरमाइन द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। अभी आपको मैं फ्रिक्शन वाला बता रहा हूँ क्योंकि चार्ज लॉसेस हम कैसे इवेल्युएट करते हैं वो प्री टेंशन में मैंने आपको सिखा दिया था किस तरह से इवेल्युएशन करते हैं। तो बाकी का मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए ये होमवर्क है, एक तरह से असाइनमेंट है ये जो उनको मुझे सबमिट करना है ये क्वेश्चन का, कि इसके ऊपर सारे के सारे लॉसेस निकाल कर बताओगे। और एक लॉस जो है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि न्यू टाइप का लॉस है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं है,
इसलिए ये लॉस मैं आपको खुद निकाल के बता रहा हूँ। बाकी के जो बचे 5 लॉसेस हैं वो आपको करके मुझे एज एन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और जो भी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर चाहे तो उसके आंसर नीचे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डिटरमाइन द लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन इफ द जैकिंग ऑफ बीम इज डन फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। जैकिंग बोथ एंड्स, अभी गिवन डेटा लिख रहे हैं हम और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आस्क्ड है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से होने वाला लॉस पूछा हुआ हमसे। द बीम हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 500 mm मल्टीप्लाई बाय 800 mm, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम लिखें और उसके साथ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम 500 mm मल्टीप्लाई बाय 800 mm, जिसमें ये B को रिप्रेजेंट करता है और ये D को रिप्रेजेंट करता है। B यानी कि विड्थ, D यानी कि ओवरऑल डेप्थ। यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होती, कौन सी होती है हमारी, ओवरऑल डेप्थ इन कंसिडरेशन रहती है। ओके, चलिए उसके बाद हमें डेटा गिवन है इस प्री स्ट्रेस विथ 3 केबल विथ ईच केबल ऑफ 15 mm डाया। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 केबल गिवन है। कितनी केबल गिवन है, 3 केबल्स विथ ईच केबल क्या है, 15 mm डाया है। जो कंक्रीट यूज किया गया है ऑलरेडी गिवन है, मुझे याद ही हो गया अब तो, M30। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। अगर नहीं गिवन होगी तो क्या अज्यूम करोगे, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², क्योंकि स्टील के लिए यही रहती है और हम एज इन स्टील ही इसमें रेनफोर्समेंट यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। और उसके बाद आपको यहां पर दे रखे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.3 गिवन है। और उसके साथ वोबल करेक्शन फैक्टर, वोबल करेक्शन फैक्टर यानी कि K की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 15 इंटू 10⁻⁻⁴ पर मीटर, ठीक है। चेक कर लें अगेन, 15 इंटू 10⁻⁻⁴ पर मीटर। तो ये सब हमें डेटा गिवन था और हमें निकालना क्या है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। इस चीज को हमें इवेल्युएट करना है। तो इतना डेटा आ गया हमें, इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया होगा। प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस के ऊपर कितना लगा है, 2500 किलो न्यूटन का। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, सारे डेटा लिखेंगे, ठीक है। बाकी के 5 जो लॉसेस हैं उनका इवेल्युएशन तो आप लोग कर लोगे, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बता देंगे आपको कभी, या लाइव क्लास लेकर बता देंगे, ठीक है। काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। जितना पूछा है, जितना सामान दिया है, जितना डेटा दिया है आपको, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर इवेल्यूशन करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की जब बात हुई थी तब हमने उसमें एक इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। इक्वेशन की वैल्यू थी Px इज इक्वल टू P नोट e की पावर माइनस म्यू अल्फा प्लस kx, ठीक है। ये इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन कैसे आई और क्या क्या इसमें फैक्टर रहते हैं, ये हम लॉसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा सजेशन है पहले आप लॉसेस का थ्योरी वाला लेक्चर देखें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पर आएँ, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल्स टू पी नोट ई की पावर माइनस म्यू अल्फा के एक्स दे रखा है। के मेरा वोबल करेक्शन फैक्टर, ठीक है, और उसके बाद म्यू मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इन दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है। म्यू ना गिवन हो तो अज्यूम कर लेना 0.3 आप, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ही 0.3 अज्यूम किया जाता है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन में होता है तो उसमें 0.15 0.15 एंड 0.35 तक की वैल्यू ली जाती है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन का केस है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जो Px है, ठीक है, Px क्या है, दिस Px इज रिमेनिंग प्री स्ट्रेस फोर्स, ठीक है। ये लॉस नहीं है हमारा, ये क्या है, दिस इज रिमेनिंग pre-stressing force after the
लॉसेस, लॉस होने के बाद, फ्रिक्शन लॉस होने के बाद बचा हुआ जितना भी हमारे पास फोर्स होगा वही मेरा क्या कहलाता है, px कहलाता है। ई एक्सपोनेंट है हमारा, ठीक है। म्यू आपको दे रखा है ऑलरेडी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया पीछे, के बता दिया, वोबल करेक्शन फैक्टर है, कर्वेचर इफेक्ट जो आता है ना हमारा, इस तरह से जो डक्ट के अंदर मेरा टेंडन है वो क्या करता है, थोड़ा सा कर्व के अंदर मुड़ जाता है, तो उसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन आता है। उस कर्वेचर इफेक्ट के लिए हमारे पास के वोबल करेक्शन फैक्टर आता है। एक्स मेरा अल्फा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, change in slope for section under consideration. This is change in slope for section under consideration. अब ये section under consideration क्यों लिखा है थोड़ी देर में बताता हूं आपको। x क्या है मेरा, length of section under consideration for calculation or evaluation of फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। अब ये अल्फा और एक्स की वैल्यू कैसे आती है, पी नोट की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, हालांकि कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ती पी नोट की वैल्यू की, क्योंकि हमसे क्या पूछ लेता है वो, परसेंटेज लॉस पूछ लेता है, ठीक है, परसेंटेज लॉस की। अब परसेंटेज लॉस में देखो पी नोट की बिना वैल्यू के भी मैं आपको आंसर निकाल के बताऊंगा, परसेंटेज कितने परसेंट हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो हमें म्यू की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या गिवन है, म्यू 0.3 और के की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻⁴ पर मीटर। तो इस इक्वेशन के अंदर देखो हमारे को ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, ठीक है, ना टेंडन का डाया चाहिए, इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पी एक्स की वैल्यू तो इवेल्युएट करनी है। पी नोट हमें गिवन है, इनिशियल जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, पी नोट आपको बताना भूल गया, दिस इज इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड एट द ट्रांसफर स्टेज। तो कितना अप्लाई किया गया है, 2500 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो पी नोट की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, 2500 किलो न्यूटन। मैंने पर एम एम स्क्वायर बोल दिया, वो स्ट्रेस बन जाता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोर्स। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इनिशियली अप्लाइड कितना है, 2500 किलो न्यूटन। नेक्स्ट मुझे वैल्यू देखो किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए मेरे म्यू की, तो म्यू ऑलरेडी गिवन है कितना, 0.3। मुझे वैल्यू चाहिए के की, वोबल करेक्शन फैक्टर की फॉर कंसिडरिंग द कर्वेचर इफेक्ट, वो भी गिवन है कितनी, 15 इंटू 10⁻⁻⁴ पर मीटर। अब मुझे चाहिए कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। तो आपने फैक्टर कंसिडर अगर किया हो, थोड़ा सा ध्यान दिया हो, इसमें एक लाइन लिखी हुई थी, जैकिंग बोथ एंड्स, तो इसका एक कंसिडरेशन है, इसका खुद का एक इफेक्ट पड़ता है अपने अंदर में ही। तो बाय डायग्राम आपको समझाता हूं मैं। यहां देखिए मेरे को एक बीम दे रखी है, ठीक है, 1 एंड जैकिंग 2 एंड जैकिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलिए बता देते हैं। इसको क्या कर दिया, दोनों साइड से इस तरह से, इसके अंदर टेंडन लगा हुआ था, और टेंडन को जब आपको क्या करना था, इस तरह से टेंशन लगाना था। अब पोस्ट टेंशनिंग में आपको पता है टेंशन और कंप्रेशन साथ में लगते हैं, तो उस टाइम हम क्या कर देते हैं, इसकी बांध देते हैं इसको, यानी कि इसकी जैकिंग कर देते हैं। और जब जैकिंग इस तरह से दोनों तरफ की जाए, तब तो उसको क्या बोल देते हैं, 2 एंड जैकिंग। और जब सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से की जाए इस टाइप से, तब उसको क्या बोल देते हैं, सिंगल एंड या फिर 1 एंड जैकिंग कह देते हैं हम, ठीक है। हमारा कंसिडरेशन में 2 एंड जैकिंग। जब 2 एंड जैकिंग का कंसिडरेशन किया जाता है ना, तब हमारे पास जो सेक्शन आता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस, वो हमें लेना पड़ता है मिडल में, यानी कि x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू L/2 तक ही हम कंसिडर करते हैं। यानी कि मुझे कितना सेक्शन कंसिडर करना है, हाफ लेंथ का, यानी कि L/2 लेंथ का कंसिडर करना है। तो L/2 लेंथ का सेक्शन कंसिडर करेंगे, तो जो इसके लिए x आ रहा है, यानी कि सेक्शन हमें कंसिडर करना है उसकी लेंथ, यानी कि बेसिकली कुछ कुछ जगह आपको ये x किस नाम से मिलेगा, इफेक्टिव लेंथ के नाम से भी मिल सकता है। तो x जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ सेक्शन के, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए कितना सेक्शन इफेक्टिव है, सिर्फ हाफ। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा L/2। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हल्का फुल्का रिवीजन करवा रहा हूँ। x इक्वल्स टू L/2, L की लेंथ यानी कि स्पैन लेंथ कितनी है, 30 मीटर, तो L/2 हो जाएगी 30 का हाफ, 15 मीटर।
और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, चेंज इन स्लोप फॉर द सेक्शन अंडर कंसिडरेशन। अब चेंज इन स्लोप देखो कैसे आएगा, स्लोप मतलब ये जो लेंथ बना रही है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो थीटा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको बोल देते हैं थीटा 1 या थीटा डैश। और यहाँ देखो दूसरा थीटा बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू l/2 तक ही तो सेक्शन चेंज हो रहा है, बाकी का तो हमें कंसिडर में नहीं करना। तो टोटल जो यहाँ पर मेरे पास स्लोप में चेंज देखो वो मुझे कंसिडर करना है। यहाँ स्लोप कितना है थीटा, और यहाँ स्लोप कितना है थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि लाइन देखो हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पॉजिटिव स्लोप मतलब यहाँ नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव स्लोप हो गया, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये नेगेटिव नीचे की ओर जा रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप की ओर जाना है, तो मतलब कोई ना कोई बीच में जीरो तो आया ही होगा। और वैसे मिड स्पैन पे आपको पता है पैराबोलिक में बीच में बिल्कुल जीरो ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो आ गई मेरे पास वैल्यू, तो चेंज इन स्लोप कितना हुआ, थीटा से हो गया 0, तो टोटल चेंज कितना हुआ, सिर्फ थीटा का, ठीक है। ये मेरे पास चेंज इन स्लोप आ जाता है। अब बीच में ये 0 कैसे आया, इसका अगर आपको प्रूफ देखना हो तो यहाँ देख लीजिए 4e/l² x इंटू l माइनस एक्स। ये क्या हो जाता है, y हमारे पास, y यानी कि ये वाली लेंथ, किसी भी सेक्शन के ऊपर लेंथ, वर्टिकल लेंथ। मुझे लेना है स्लोप, मुझे करना पड़ेगा dy/dx, मुझे करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन d/dx करके। 4e/l² और l ये सब तो है कांस्टेंट। जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो मेरे पास इसका फाइनल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4e/l² l माइनस 2x। 4e/l² l माइनस 2x यानी कि थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 4e/l² l माइनस 2x। l की जगह x की जगह रखो l/2, x की जगह क्या रखोगे, l/2 रख दो, l/2 यहाँ पर 2 से 2 कट, l माइनस l हो गया 0, थीटा की वैल्यू आ गई 0। बाय प्रूफ भी बता दिया और पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे तो आप 0 डायरेक्ट भी रख सकते हो, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा सब हटा रहा हूँ अब मैं। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मेन क्या चीज़ों का बेसिक समझना, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे ना, सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे को इतनी वैल्यूज अभी गिवन है, तो अब इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, करें कैलकुलेट थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, हमारे पास आई थी dy/dx करके 4e/l² l माइनस 2x, है ना, यही निकाला था। और लेकिन अब इस x की जगह क्या रखना है, हमें x इक्वल्स टू 0 रखना है, क्योंकि मेरा स्पैन मुझे क्या निकालना है, इस एंड पर निकालना है, क्योंकि बीच में तो 0 हो रहा था, ठीक है। x इक्वल्स टू l/2 पर तो वैल्यू 0 हो रही थी, वो तो कंसिडर में नहीं आएगी। कहाँ कंसिडर में आएगी, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे, तो रख दो x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ l, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ l। इस l से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू थीटा की मेरे पास क्या आ जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4e/l। फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 4e/l। अब देखना है, अब इस अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेशन करें कि e की वैल्यू भी गिवन है, l की वैल्यू भी गिवन है। तो चलिए 4e की जगह आपको क्या रखना है 200, और l की जगह आपको क्या रखना है 30। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हमने जो वैल्यू लिखी है सही है, थोड़ा इसको पोज करके सोच के देखो, क्या मैंने जो भी इसकी 4e/l लिखा है एकदम सही लिखा है क्या। तो यहाँ मैंने बच्चों कर दी छोटी सी एक मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक जनरल, ये जनरल कंफ्यूजन पॉइंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, बच्चों से जनरली गलती हो जाती है यहाँ पर। मिस्टेक क्या की, 200 तो है mm में, इसेंट्रिसिटी e जो आ रही थी हमारी, ये वाला e नहीं है, ये एक्सपोनेंट है। दिस इज नॉट इसेंट्रिसिटी, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंट, ठीक है। वो वाला ई लोग ई लेते हैं ना, नेचुरल लोग ई वाला, वो वाला ई है ये, ठीक है। तो इसको आप इसेंट्रिसिटी मत बना देना। ऊपर मैंने इसेंट्रिसिटी ई जिसकी वैल्यू ली थी, ई वो तो है 200 mm में, लेकिन नीचे लेंथ है मीटर में। आप अलग अलग वैल्यूज वाली इसमें नहीं रख सकते, अलग अलग डायमेंशन वाली वैल्यूज इसमें नहीं रख सकते, वैल्यूज आपको रखनी पड़ेंगी सेम, ठीक है, वैल्यू सेम रखनी पड़ेंगी। तो ऊपर mm है तो नीचे भी mm करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ऊपर mm है तो नीचे भी mm, और मीटर को mm में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक मीटर में कितने mm होते हैं, 1000
मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है। अब बस क्या करना है, सारी वैल्यूज आगे रख दो इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ इरेज कर दूं, होप्स आपने नोट कर लिया होगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया पी एक्स इज इक्वल टू पी नोट। एक काम करते हैं, पी नोट की वैल्यू अभी नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं परसेंटेज लॉस निकालना सिखाऊंगा बिना पी नोट की वैल्यू के, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछ लिया सिर्फ परसेंटेज लॉस, तो क्यों मल्टीप्लाई करना, वापस डिवाइड भी करना होता है फालतू में, ठीक है। ये आगे ई की पावर में माइनस में ऊपर रखना है, म्यू की वैल्यू रख दो 0.3, फिर आपको क्या रखनी है, अल्फा की वैल्यू रख दो 4e/l, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय एल, जो कि हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि एमएम में करना है। फिर आ जाएगा के और एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू आपको दे रखी है 15 इंटू 10⁻⁴ और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 15 मीटर। आपने कुछ नोटिस किया, इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट कितनी है, पर मीटर में, और ये किस में, मीटर में, तो पर मीटर से मीटर कैंसिल, अगेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और यहाँ भी ये क्या बन गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि एमएम से एमएम कट हो जाएगा। और यही हमें करना होता है, कोई भी एडिशन वगैरह चेक करना हो ना आपको, कोई क्वेश्चन आपका सही है या गलत है, तो उनकी यूनिट्स चेक कर लिया करो, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के, खाली यूनिट देख के आप बता सकते हो हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, ठीक है। इतना आ गया, चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो पी एक्स इक्वल्स टू पी नोट, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखी है आपके लिए। इसकी वैल्यू आती है मेरे पास, ये टोटल सोल्व कर रखे ई के पावर एक्सपोनेंट में ही मैंने, इसकी वैल्यू आती है 0.0305। कितना आ गया, 0.0305 ई की पावर में, ठीक है। ये एक्सपोनेंट में सोल्व किया हुआ मैंने, ई की पावर माइनस में 0.0305, ठीक है। और ई की पावर जब माइनस में करोगे, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आगे, अब बाकी सब इरेज कर रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल्स टू पी नोट अपॉन में ई की पावर 0.0305। जब आप ई की पावर यानी कि एक्सपोनेंट का यहाँ पर डिवाइड कर दोगे एक्सपोनेंट की पावर का, तब ये एक्सपोनेंट आपको क्या रखना है बेसिकली, और जिन्हें ये एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, 2.718, ठीक है। दिस इज वैल्यू 2.718। चलिए, और बाकी कैलकुलेटर में अगर आपको ये एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो 991 ms के अंदर क्या रहता है, 990 अगर आपको यहाँ पर विजिबल हो, तो आपको क्या करना है, ये अल्फा प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर ही लॉग के जो नेचुरल लॉग है उसके ऊपर है, अल्फा को प्रेस करोगे तो ई जो आपको दिख रहा है इसमें पर्पल कलर में, होप सो आपको विजिबल हो यहाँ पर, तो पर्पल कलर में यहाँ पर लॉग के आपको दिख जाएगा। अल्फा को प्रेस करने के बाद एक्सपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी 2.71828 इसकी वैल्यू आ जाती है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से देखकर बताइए मैंने आपको, ओके। तो उसकी पावर करोगे तो फाइनल वैल्यू पी एक्स आपको क्या आ जाएगा, पी एक्स विल बी इक्वल टू माई 0.969 मल्टीप्लाई बाय पी नोट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.969 पी नोट। अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान में देना, आपको क्या करना है, परसेंटेज लॉस बताना है, ठीक है। परसेंटेज लॉस बताना है तो आपको क्या करना है, ये अपना क्वेश्चन बेसिकली सोल्व हो चुका, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका। परसेंटेज लॉस के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। इस टर्म को, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो वैल्यू देखो कितनी आ गई, 96.9 पी नोट, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई, 96.9 पी नोट। अब आपको क्या करना है, वेट अ मिनट, दिस इज 96.9 पी नोट। अब कुछ लोग एक गलती क्या करते हैं, कंफ्यूजन पॉइंट बताना है मुझे यहाँ पर, इसलिए मैं रुक गया हूँ। एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि लोग क्या करते हैं कि अभी ये जो वैल्यू आई थी, ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको, परसेंटेज लॉस लिखाना। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट पहले बता दूं कि कॉमन मिस्टेक सबसे पहले क्या हो जाती है हमारे पास यहाँ पर।
लोग क्या करते हैं जनरली, ये वैल्यू आ गई पी एक्स इक्वल टू 0.969 इंटू पी नोट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे पी नोट की ओरिजिनल वैल्यू से, यानी कि 2500 किलो न्यूटन से। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, लेट मी चेक, 0.969 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो ये वैल्यू आई है मेरे पास 2422.5 किलो न्यूटन। पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2422.5 किलो न्यूटन। लोग क्या बोल देते हैं, इसको लिख देते हैं लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन इज दिस, लेकिन ये लॉस इन फ्रिक्शन थोड़ी है, ये तो क्या है, दिस इज रिमेनिंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, दिस इज रिमेनिंग प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये तो बचा हुआ फोर्स है, बचा हुआ फोर्स है। अगर आपको इसमें से निकालना है लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा मेरा, लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, वेट लेट मी पेन दिस लिटिल बिट, जगह बना ले हम। अगर आपको लॉस चाहिए तो लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी कि पी नोट में से पी एक्स को, जो बची हुई रिमेनिंग वैल्यू उसको माइनस करोगे, वो मेरा लॉस आएगा डेल्टा सिग्मा, ठीक है। तो लॉस के लिए यहाँ पर एक एडिशनल फॉर्मूला ये वाला आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपको परसेंटेज लॉस चाहिए तो परसेंटेज लॉस के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड वाली टर्म है उसको करो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखो क्या आ गया 96.9, 96.9 क्या है हमारा, बचा हुआ स्ट्रेस है, ठीक है, बचा हुआ स्ट्रेस इन परसेंटेज, दिस इज रिमेनिंग स्ट्रेस इन परसेंटेज। अगर मुझे लिखना हो नेक्स्ट पेज पर, रिमेनिंग स्ट्रेस इन परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा मेरा 96.9%, ठीक है, कितना हो जाएगा 96.9%। और मुझसे पूछ लिया परसेंटेज लॉस, तो कितना हो जाएगा, अब टोटल स्ट्रेस 100 होता है, उसमें से बचा हुआ 96.9 है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3.1% मेरा लॉस है। लगभग आपको कितना मिलेगा ये, अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 3%, क्योंकि 96.9 मैंने कुछ वैल्यू इसको राउंड ऑफ करके 96.9 कर दिया था, तो मेरे को फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाती है यहाँ पर 3%, 3.1% या 3 अप्रोक्सीमेटली 3%। सो दिस इज द परसेंटेज लॉस। और एक चीज बताओ, परसेंटेज लॉस की इवैल्यूएशन में आपको जरूरत पड़ी यहाँ पर इनिशियल फोर्स की, नहीं पड़ी ना। तो जब भी आपको परसेंटेज लॉस निकालना हो तो बिना इनिशियल आपको लॉस की वैल्यू के भी आप परसेंटेज लॉस निकाल सकते हो, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन फ्रिक्शनल लॉसेस के ऊपर पोस्ट टेंशन में, ठीक है। और एक चीज आपको क्या करनी है, बाकी बचे के जितने 5 स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यू निकालोगे, बाकी सब तो निकल जाएगा। एक यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ। जैकिंग का हमने काम कर दिया तो इफेक्टिव लेंथ वगैरह का हो गया सब कुछ। अब यहाँ पर कुछ बोला हुआ है, इस प्री स्ट्रेस विथ 3 केबल्स, यहाँ पर कितनी केबल लगा रखी है हमारे पास, 3 केबल लगा रखी हैं, और आपको इसमें नोट करके अब क्या लिखना है, ईच केबल इज टेंशन 1 by 1, यानी कि हर केबल को एक एक करके स्ट्रेच किया गया, सबको साथ में उनको टेंस नहीं किया गया। पहले सबसे पहले एक केबल को किया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, ठीक है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही केबल को वहां पर स्ट्रेच यानी कि टेंस किया गया है। अब इस केस में क्या आता है, जब इलास्टिक शॉर्टनिंग वाला हम केस पढ़ रहे थे हमारे इमीडिएट लॉसेस के अंदर, तब ये थोड़ा सा केस पोस्ट टेंशन के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये आपके लिए एक एज एन असाइनमेंट है, एक चैलेंज है, देखें आपको समझ कितना आता है, आप कितना कर सकते हो। हालांकि एग्जाम के अंदर हमारे को 8-9 केबल आ जाती है, मैंने आपको कम करके केबल बताई, वहां हम एवरेज आउट करके उसकी अप्रोक्स वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है 3 केबल के अंदर, हर केबल के अंदर सेपरेट इलास्टिक शॉर्टनिंग करते हुए, ठीक है। तो इतना आपके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मुझे एज एन असाइनमेंट सबमिट करोगे, ये ऑफलाइन क्लासरूम के लिए, और जो ऑनलाइन यहाँ पर जो भी लेक्चर देख रहे हैं सारी वैल्यूज को आप क्या करोगे, फाइनल आंसर, सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर सोल्व करके वहां सबमिट नहीं करना, फाइनल आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पोस्ट करोगे, जिसका एकदम एक्यूरेट होगा उसी कमेंट को हम पिन कर देंगे ताकि बाकी बच्चे भी उसको वेरीफाई कर सके। तो होप्सो आपको समझ आया होगा पोस्ट टेंशन के अंदर किस तरह से हम फ्रिक्शनल लॉसेस का एवेल्यूशन करते हैं,
ठीक है। फ्रिक्शन लॉसेस के एवेल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली सारा का सारा गिवन डेटा लिखना है, और जो सबसे हमारे काम का है फ्रिक्शन लॉसेस में क्या क्या काम का, एक तो लेंथ, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स काम का नहीं होगा अगर हमसे पूछा है परसेंटेज लॉस, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इनिशियल अप्लाइड वैल्यू मेरे काम की नहीं है। एक इक्वेशन आपको याद रखनी है पैराबोला वाली, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए जिससे आपकी dy बाई डी एक्स यानी कि थीटा की वैल्यू को निकाल सको। आपको काम आएगी एसेंट्रिसिटी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी के साथ आपको क्या काम आएगा, चेक करना है कि जैकिंग बोथ एंड पर है सिंगल एंड पर, बोथ एंड पर आ जाएगा तो x इक्वल टू एल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और थीटा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्रॉस सेक्शन किसी काम का नहीं, नंबर ऑफ केबल काम की नहीं अगर फ्रिक्शनल लॉसेस का कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ फ्रिक्शन लॉसेस में। ईएस देखो आपके कंसिडर में नहीं आया क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर ईएस नहीं था। उसके बाद फ्रिक्शन कोफिशिएंट का ध्यान रखना है, म्यू वोबल करेक्शन फैक्टर जो कि कर्वेचर इफेक्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है, कर्वेचर इफेक्ट के लिए। कई बार सीधी सिंपली बोल देगा कर्वेचर इफेक्ट, तो आपको वो भी के मानकर ही चलना है। उसके बाद यहां पर हमें M30 कंक्रीट दिया था, ठीक है, M30 कंक्रीट लास्ट लेक्चर में बता रखा है, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। M30 कंक्रीट का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, ये काम आता है हमारे को यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की कैलकुलेशन के लिए, जो कि हमने कंक्रीट में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 5000 रूट में FCK, जिसमें FCK क्या है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि FCK किसके इक्वल हो जाती है, यहाँ पर M30 जो प्रोवाइड कर रखा है उसमें 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल की, जिसका मतलब क्या होता है, अगर इसका एक कंक्रीट का 150 mm का क्यूब बनाया जाता है और 28 उसकी क्यूरिंग की जाती, प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद 28 डेज पर जितनी स्ट्रेंथ आती उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं आती। अगर 100 सैंपल करते तो 95 सैंपल की उससे कम नहीं आती, ठीक है। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये सब था हमारा फ्रिक्शनल लॉसेस को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। बाकी के लॉस आप मुझे कंसीडर करके एज एन असाइनमेंट सबमिट कर देना। इस इक्वेशन को याद रखना, इक्वेशन हमने मिटा दी। चलिए मैं लिख देता हूँ अगेन यहाँ पर इक्वेशन आपको याद रखनी है, पी एक्स इक्व टू पी नॉट ई की पावर ई एक्सपोनेंट वाला, एसेंट्रिसिटी वाला नहीं है, म्यू अल्फा प्लस के एक्स, ठीक है। जिसमें आपको याद रखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है, कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है हमारे, दो कंफ्यूजन पॉइंट है यहाँ पर। दिस इज remaining force, what is this remaining force, this is not losses, ये लॉस नहीं है, ये क्या है, रिमेनिंग फोर्स है, और ये हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ई, जो लोग ई वाला एक्सपोनेंट होता है ना, वो वाला ई है, जिसकी वैल्यू 2.718 हमारे पास रहती है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।